एक राजस्थान स्टेट के अंदर ही गंगानगर जिले और जयपुर के अंदर 5-6 रुपए लीटर का फर्क आ रहा है। तो ये चीजें एक समान होनी चाहिए और जीएसटी के अंदर डीजल को लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा आपको, जो खाद के ऊपर केंद्र की सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसान को बेनिफिट दे और खाद के रेट कम करें, और खाद की उपलब्धता की ओर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज डीएपी, यूरिया, इन पेस्टिसाइड को लेकर किसानों की लाइनें लगी रहती है। बिजली का सामान जीएसटी में ले, इसको तोड़ दे रेट तो जमींदार को सुविधा मिल जाए। तेल का भी हावी रेट पड़ता है, इतना खर्चा निकलता नहीं है। फसलें भी मर रही है, जैसे फसलें मरी है, डीजल इतना लग ही रहा है, तो लग गया खर्चा, सारा बाप का लग गया, डीजल का सबका, खाद का सब सारा खर्चा लग गया, फिर लगा है, नुकसान हो रहा है। डीजल का कुछ भाव में रेत मिल जाए तो कुछ उड़ लगे ना किसान। ये एक जो चुनौती है किसानों के सामने जो है बिजली। और रामपाल जी, आपने शुरुआत में जिक्र भी किया था, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसलिए मैं इसी पर आपसे जवाब लूंगा। आपने कहा था कि सिंचाई के लिए पानी मिल जाए और फसलों का दाम मिल जाए। महत्वपूर्ण सबसे ये भी है कि आज देखिए कि डीजल के को लेकर जो परेशानी है, बिजली के टाइमिंग को लेकर एक अलग किसान जो है संघर्ष कर रहे हैं कि हमें दिन में नहीं, रात की जगह दिन में दीजिए, कई जगह ट्रिपिंग को लेकर, इस तरह की चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो ये जो डीजल को लेकर जीएसटी में लाने की जो बात हो रही है, एक बार मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद बाकी एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि जीएसटी में इसको, डीजल को अगर लाते हैं, क्या नफा, क्या नुकसान और क्या चुनौतियां। पहले एक बार रामपाल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। हमारा डीजल का जो संबंध है वो खेती करने से, खेती की लागत जब बढ़ती है तो किसान बैक फुट पाता है। किसान को डीजल जो भाव अंतरराष्ट्रीय उससे मिल रहा है दामों पे, उसी दाम में दे देना। तो अंतरराष्ट्रीय दामों जो खरीदी, सरकार ने जो टैक्स लगाया हुआ है डीजल पे, केंद्र का, राज्य का, एक लीटर पर 50-50 रुपए, तो सरकार कमाने में लग रही है हमसे। तो सरकार कृषि क्षेत्र को कमाने की दृष्टि से नहीं देखे। यदि ये प्रमोट होगा तो फिर जीएसटी का उसी ढंग से निर्धारण करे, जिससे किसानों को डीजल जो अंतरराष्ट्रीय दाम है उसी दाम पर मिल जाए। यदि नहीं मिले तो उसके लिए सरकार कहे कि हम किसानों को अलग रेट रखेंगे, ये रखे। इसी ढंग से सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए जो भी खेती में काम आने वाली सामग्री या सामान है उसमें जीएसटी 18%, ये जो है ना, खेती पे सारा भार, तो सारा किसान की तो कमर पहले टूट रही है। आज ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, जो खुले में खेती थी वो नष्ट हो रही है। 2010 में जो हुडा कमेटी ने रिपोर्ट दी 4 मुख्यमंत्रियों ने कि आपदा के समय 1 हेक्टेयर के लिए 25,000 रुपए का प्रावधान किया जाए। आप तो यदि उसको इंडेक्स से जोड़ दो, प्राइस इंडेक्स से, तो 50,000 होना चाहिए, और ये अटका हुआ है 13,500 रुपए। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा अभिषेक जी, आप समझा पाए अगर बेहतर तरीके से हमारे तमाम दर्शकों को, क्योंकि ये जिक्र बार बार उठता है कि डीजल को जो है, डीजल पेट्रोल को भी ले आइए जीएसटी के दायरे में, बावजूद जो है ये मांग बहुत पुरानी है, लेकिन ये मांग बनकर ही रह गई है। तो अगर ऐसा किया जाता है, इसकी संभावनाएं कितनी हैं? मौजूदा बजट में तो खैर मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या बदलेगा? नहीं होने की वजह आप क्या देख पाते हैं? क्योंकि ये ना सिर्फ किसान बल्कि हर एक आम व्यक्ति से भी अगर आप पूछिए तो वो इसको लेकर जरूर एक बार बात करता है। देखिए, मैं आपसे एक सबमिशन करूं, जीएसटी मतलब जो हमारा क्रूड ऑयल है वो जीएसटी में सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश में, 29-30 जो स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ही नहीं चाहती थी क्रूड ऑयल जीएसटी में आए, और सरकार को 2017 में जीएसटी येन केन प्रकरण लागू करना था। तो लागू करना था तो एक मध्यम मार्ग ये निकाला गया कि बाकी सारी चीजें जीएसटी के अंदर आ गई। क्रूड ऑयल आज भी मतलब सेंटर का भी सब्जेक्ट है, स्टेट का भी सब्जेक्ट है। अब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड चाहे $30 का एक बैरल मिल रहा है, चाहे $100 का एक बैरल मिल रहा है, सरकार हमेशा क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसको मॉडरेट करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है। इसी वजह से आप देखेंगे चाहे HPCL, IOCL, BPCL, उन पे हजारों करोड़ रुपए साल का लॉस ये लोग बियर करते हैं,
क्योंकि सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है प्राइसेस। अब हमारे किसान भाई जैसे मान लीजिए कह रहे थे कि डीजल की रेट एक जगह सस्ती एक जगह महंगी है, वो बेसिकली सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्टेट्स का इंटरवेंशन है। आज यूपी में हो सकता है सरकार ने कोई बेनिफिट दे दिया होगा, जो रेस्पेक्टिव स्टेट टैक्स है उसके ऊपर राजस्थान में हो सकता है नहीं दिया होगा। जीएसटी के आने से क्रूड ऑयल पूरे देश में समान रेट पे मिलेगा, मगर क्या वो सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा ये तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। खाली जीएसटी में आ जाने से क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा ये एक मिसनॉर्मर है, ये सोचना गलत है। चलिए ठीक है। अरुण जी, मैं एक सवाल आपसे ये भी समझ लूं कि बार बार कहा जा रहा है कि चूंकि कृषि पर बात हुई थी कि कृषि प्रौद्योगिकी के लिए स्टार्टअप्स जो हैं उनमें कर की छूट जो है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता है, इसमें अगर कुछ टैक्स में कुछ छूट मिलती है तो ये किसानी के लिए जो है ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स जो है तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं। कृषि में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स जो है बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल अभिनव जी, स्टार्टअप पॉलिसी जो इंडिया में अभी है, और लोग युवा जो है, आज हमारे जो युवा नौकरी ढूंढ रहे थे, आज उनका माइंड मेंटल चेंज हुआ है। आज वो स्टार्टअप चालू करके और छोटे छोटे स्टार्टअप करके आज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में तब्दील हो रही है। तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टार्टअप के लिए अलग से पॉलिसी लाके अलग से इनको लोन में छूट देनी चाहिए, इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट देनी चाहिए, फ्री लैंड देनी चाहिए इनको। और फ्री लैंड नहीं दे सके तो रेंटल लैंड, जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे जयपुर की, तो यहाँ रिको ऑक्शन करता है प्लॉट का, और इतने ज्यादा दाम में ऑक्शन होता है 30,000 25,000 में, जो कि वहां इंडस्ट्री लगाना वायबल नहीं होता, सारे पैसा तो लैंड में ही लग जाता है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके नोडल अफसर लगाकर और इसको लैंड को इजी अवेलेबल करा के और स्टार्टअप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पर फोकस करना चाहिए। क्या कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहिए, टेस्टिंग लैब खोलनी चाहिए, तभी ये वास्तव में स्टार्टअप मेक इन इंडिया, और जो हम चाइना से या और दूसरी कंट्री से जो खिलौने हैं या दवाई है और डिफरेंट सामान आते हैं, इस पर रोक जब भी लगेगी जब हमारे आज का कल का युवा स्टार्टअप लाके और देश को इकोनॉमिक प्रगति आगे ले जाएगा। चलिए, ये तो उम्मीदें हैं और बेहतर होगा, क्योंकि कृषि जो है वो आज भी आधारभूत तरीके से जो है कितना बेहतर कर सके, क्योंकि हम कहते तो आज भी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो कहीं ना कहीं है किसानों के पास, और वो और बेहतर तरीके से भारत की माटी को सींच सके, हर किसी का पेट भर सके, ये ज़रूरी हो जाता है। खैर, किसानों की मांग है कि उन्हें समय पर यूरिया खाद मिले, इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए, और कई तरह के उनकी तरफ से मांगे हैं। उद्यमियों की भी नज़रें बजट के ऐलान पर है, उनकी मांग है कि सरकार जो घोषणा करे उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि ये कई बार देखा जाता है कि ऐलान हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, उस तरह से स्ट्रैटेजी बन जाती है, लेकिन ज़मीन पर उतरते उतरते उसे टाइम लगता है। ताकि देश के उद्योगों को तेजी से विकास करने का मौका मिले, तो क्या कुछ उनकी तरफ से उम्मीदें एक बार सुनवाते हैं आप लोगों को। उदयपुर से जो है उद्यमियों ने क्या कुछ उम्मीदें अपनी भेजी हैं हमें। इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? बजट से उम्मीद यही रहता है कि जो माइनिंग इंडस्ट्री है देश का एक आधारशिला है। माइनिंग इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री है साइमल्टेनियसली, जो माइनिंग भी करते हैं और इंडस्ट्री लगा रही है, ये देश का एक आधार है, इनकम का सोर्स है और एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये इस आधार को जितना गवर्नमेंट प्रमोट करेगी उतना सब जगह शांति मिलेगी, देश की वृद्धि होगी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, हर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या उम्मीद इस बार आप लोग करते हैं? इस बार हम केंद्रीय सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो मार्बल इंडस्ट्री पे जो 18% जीएसटी है उसको कम करके और 5% जीएसटी लाई जाए, ताकि कि हमारा जो ये उद्योग अभी काफ़ी संकट में है उसमें थोड़ा बूस्टअप मिले। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जैसे उदयपुर अभी अहमदाबाद से ब्रॉडगेज से जो जुड़ गया है, तो हमारे को उदयपुर अहमदाबाद से कनेक्टिविटी के लिए कुछ और ट्रेनों के माध्यम से हमें जोड़ा जाए। युवाओं की अगर बात करें तो उसको लेके क्या आप लोग आज की तारीख में हमारे उदयपुर और आसपास का जो अंचल है उसके अंदर एक ज़मीनी समस्या बहुत बड़ी है कि इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल नहीं है। केंद्र सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी एक नीति लाई जाए जिसके अंदर छोटे छोटे प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जाएं, तो ही युवा इस और बढ़ेंगे। नहीं तो युवा जो है नौकरी और जो पलायन कर रहे हैं उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों से, उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप क्या कहेंगे? हमारे क्या एक तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो था 5 साल का कर रखा है, 5 हेक्टेयर पे जो कर रखा है वो उसको हटा ही दे रहे, वो गवर्नमेंट चाहे तो हटा सकती है।
तो आपने सुना कि उम्मीदों का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। खैर, कोटा की अगर बात करें तो एजुकेशन हब है, यहाँ के उद्योग जगत बजट को लेकर आखिर क्या कुछ सोच रहा है कोटा से, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। हमारा बजट दुनिया में एक ऐसा बजट पेश होने वाला है जो 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन गए हैं। नेचुरली बजट की भी जो हमारी साइज है वो सबसे 5वीं सबसे बड़ी साइज है। इस साइज में मैं ऐसा मानता हूँ कि बार बार जो पहले आता था छूट हो जाए, ये हो जाए, अब छूट का ज़्यादा समय नहीं है। सभी को जो है सेंट्रल बजट से हमेशा काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं और उद्योग जगत को विशेष रूप से काफ़ी अपेक्षाएं सरकार से रहती हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ख़ास तौर से कंप्लायंसेस कम करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पहले कंप्लायंसेस मिनिमल गवर्नमेंट की बात करी, मिनिमल गवर्नेंस की बात करी, परंतु कंप्लायंसेस धीरे धीरे लास्ट 3-4 साल में हमने देखा है कि कंप्लायंसेस काफ़ी बढ़ा दी हैं। तो उसकी तरफ से सरकार को बजट में थोड़ा इसका प्रावधान करना चाहिए। साथ में लघु उद्योगों को अच्छे अवसर मिलने चाहिए ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट भी एक अच्छी जनरेट हो सके। हम तो यही अपेक्षा रखते हैं कि इंडस्ट्रीज ही ग्रोथ है जो एक कंट्री को ग्रोथ दे सकती है बड़े लेवल पे। एक एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होती है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही ज़्यादा आ सकती है। और बजट में इस बार ही कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ स्पेशल आना चाहिए, जो हर साल की उम्मीद, हर बजट की उम्मीद होती है, तो इस बार भी वैसा ही रहना। चलिए, तो जिस तरह की उम्मीदें होती है उसी तरह की उम्मीदें लोग कह रहे हैं कि इस बार भी। खैर, अब ये तमाम जो टेक्निकल चीज़ें थी वो तो हमने उस पर चर्चा कर ली। एक बार व्यवहारिक जो बातें एक बार मैं चाहूँगा एक एक करके आप लोगों से संक्षिप्त में उस पर भी जवाब ले लूँ। बाबूलाल जी, मैं आपके पास अगर आऊँ, बजट को लेकर अमूमन जो एक सबसे पहले दिमाग में अगर लोगों के क्लिक करता है, अगर आम लोगों से पूछे या किसी भी एक वर्ग से पूछे, तो रियायत, क्या कुछ रियायत उनके हिस्से में आ जाए, ये सबसे पहले क्लिक होता है। लेकिन एक दूसरी चुनौती जो बार बार हम लोगों के सामने है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना है, तो रियायतों के साथ बढ़े अगर तो उसकी गति प्रभावित होती है, अगर उस दिशा में बढ़े तो कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने जरूरी होने लगते हैं। इस बार के बजट को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि चुनाव भी है तो कई लोगों का मानना है कि लोक लुभावना होगा, रियायतें होंगी। कुछ लोगों का मानना है कि जिस दिशा में भारत ने कदम बढ़ाया 5 ट्रिलियन को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कदम होंगे, भले रियायतें कम हो लेकिन भारत मजबूत होगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर सरकार क्या कर रही है और बजट क्या आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, पर हमारी अपेक्षाएं हैं और हमको ये लगता है कि इस बार ये पूर्ण होगी। जैसे 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक लिमिट कर दी जाए, 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख उनका डिडक्शन का है वो बढ़ा दिया जाए। MSME में अगर बात करें तो MSME की जितनी भी जो एक्चुअल उन्होंने डिक्लेयर किया कि 76,000 करोड़ रुपया हमने MSME के लिए रख दिया, पर ट्रेडर के पास तो पैसा ही नहीं आया। भाई, या तो आप प्रावधान करें कि बैंक में कोई जो इंटरेस्ट है उसमें कम किया जाए। जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि अगर किसी भी बैंक में जाओ तो कोई भी बैंक बिगर आपकी जायदाद को गिरवी रखे हुए कुछ नहीं देता। सहमत। तो इसलिए अगर खाली कानून ही बने तो इसलिए। और दूसरा, मैं जो तेल वाली बात बता रहे थे, एक तो तेल के बारे में खुद सरकार ही मेरे ख्याल से कंफ्यूज है। एक बार कहती है कि आपको हमने अगर ये जो आधार बना दिया क्रूड ऑयल का, उसके आधार पर कीमतें चलेगी। क्रूड ऑयल अभी पिछले दिनों देखा बहुत नीचे चला गया, पर कीमतें कम हुई ही नहीं। तो किसको छूट दे रखी है? अब पहले कहा जाता था कि ONGC और ये सब घाटे में चल रही है, आज सब प्रॉफिट में चल रही हैं, कोई भी कंपनियां घाटे में नहीं है। तो उनका घाटा पूरा करने के लिए हमारी जेब पर क्यों वजन डाला जा रहा है? निश्चित रूप से तेल और पेट्रोल की अगर बात करें तो तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती होनी चाहिए। ये एक आम डिमांड है, चाहे वो किसान की डिमांड हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे उद्योग की हो। ये ज़रूरी है कि ये इसकी तेल की कीमतें कम की जाएं। इसी प्रकार मैं आयात वाली बात करूँगा। आपने गजब कर रखा है, ये जो खाने योग्य तेल ही नहीं है पाम ऑयल, उसको ड्यूटी फ्री कर रखा है। और यहाँ दुनिया भर के आपने टैक्स लगा रखे हैं कि तेल पर ये 5% टैक्स रहेगा। हम कहते हैं भाई कम से कम जो स्वदेशी तेल है यहाँ का निर्माण कर रहे हैं उसको तो टैक्स फ्री कर दो, यहाँ के मसालों को आप टैक्स फ्री कर दो तो आपका निर्यात बढ़ेगा।
आज हमारी कई सारी राजस्थान की कंपनियां समझ लो और दूसरी जगह की समझ लो, अपने मसाले की बहुत सारे निर्यात में लगी हुई हैं, परंतु आपके हर्डल्स हैं। मैं सरसों का तेल अगर मान लो एक बेचना चाहता हूं तो 5 किलो का हर्डल, मैं पीपा ही नहीं बेच सकता वहां, मैं खुला तेल ही नहीं बेच सकता, एक्सपोर्ट कर सकता। अभिषेक जी, मैं एक 10 सेकंड में आपसे प्रतिक्रिया, आयात शुल्क को लेकर आशान्वित हैं आपके, इसमें कुछ जो है सुधार देखने को, कुछ बदलाव आयात शुल्क को लेकर? आयात शुल्क को लेकर देखिए, अब टैक्सेशन तो जैसा मैंने आपको कहा, सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट और सारी जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है उसको देख के कॉल लेगी क्या लेना है, क्योंकि ये बड़ी मांग है इस बार लगभग हम लोग जितने व्यापारियों से सुन रहे थे वो लगभग लोग ये कह रहे थे कि आयात शुल्क में कुछ कमी हो, ये हमारी बहुत ही प्रमुखता से ये मांग हमने रखी है इस बार। देखिए, आयात शुल्क भी मैंने जैसा आपको कहा, जैसे हम हमारा घर चलाते हैं, सरकार देश चलाती है, सरकार को अपने बजट में काम करना होता है, पॉसिबल होगा तो वो जरूर करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मैं तो एक एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, आपको उसके हिसाब से कह सकता हूं, एमएसएमई सेक्टर के लिए ये गोल्डन टाइम है इस देश के अंदर। बहुत कुछ अच्छा हमारे लिए हो रहा है। कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स मैं टैक्सेशन में जरूर देखता हूं, जैसे इनकम टैक्स में जब से इन्होंने ऑनलाइन किया है, मतलब वो फेसलेस असेसमेंट किया है, तो कई केसेस में हमारे ऊपर सैकड़ों करोड़ की डिमांड हो गई है। तो सरकार को कुछ इस दिशा में सोचना पड़ेगा, जो इस तरह की डिमांड फेसलेस में, जहां पे हमें सुनने का प्रॉपर मौका नहीं मिला, सिस्टम नया था, इन्फोसिस का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, उस वजह से हजारों लाखों करोड़ की डिमांड देश में खड़ी हो गई है, जो ऐसा होनी नहीं चाहिए। सिमिलरली टीदिंग प्रॉब्लम आज भी जीएसटी में कुछ ना कुछ आ रही है। टीदिंग प्रॉब्लम्स को जहां जहां दूर ये कर सकें, जो इन्होंने फेसलेस असेसमेंट किए हैं और जितने भी इनके टैक्सेशन के एवेन्यूज हैं इनको ठीक करना चाहिए। बाकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं आज की तारीख में, आप माने चाहे लोन मिलना हो, चाहे बिजनेस करना हो, हर जगह काफी आराम है, काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रियली। अरुण जी एक बार संक्षिप्त में आप बता दीजिए, जो 2 साल का समय उद्योग जगत ने देखा है, ये बजट उस पर मरहम लगा पाएगा? बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद रामपाल जी से 10 सेकंड में ले लेंगे। बिल्कुल, हमको पूरी उम्मीद, पूरे उद्योग जगत को इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमको इस बार का बजट, चूंकि देखो एक तरह से एक चुनावी बजट भी है, तो निश्चित रूप से हमको ये अगला बजट तो इंटरिम बजट आएगा, ऐसे में हमको पूरी आशा है कि सरकार, केंद्र सरकार देश के उद्योग को बचाने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए, आप भी ये बता दीजिए, सबकी उम्मीदें अगर जो है मजबूत हैं, तो आपकी इतनी मजबूत है उम्मीदें कि जो किसानों की आय दोगुनी की बात होती थी, इस बार के बजट के बाद उस दिशा में भी कुछ हो जाएगा? मैं सोचता हूँ जब से सरकार ने घोषणा की है किसानों की आय दोगुनी होगी, आय घट गई। और दोगुनी होना तो केवल ये, मैं सोचता हूँ कि सपनों में भी अभी किसी को उम्मीद नहीं है। नहीं, लेकिन उम्मीदों का देश कहा जाता है हिंदुस्तान, और इसीलिए उम्मीदों का दामन हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तानियों ने कभी छोड़ा नहीं है, यही इनकी खासियत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।